नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक नया और एक पुराने कोल ब्लॉक को एक्सटेंशन दिया गया। एक नए ब्लॉक को, कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी गई कि वहां से कोयला उत्खनन अब शुरू किया जा सकता है। इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से विरोध शुरू हो गया। यही नहीं, भारत के कोने-कोने से विरोध की आवाज सुनाई पड़ने लगी। यही नहीं, देश के 8 विकसित राष्ट्रों से ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि प्रकृति को नष्ट करके अगर आप इस तरह से विकास की अवधारणा सिद्ध करने में लग जाएंगे, तो फिर दुनिया का क्या होगा? इस मामले को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ के विनाश से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज लगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर 2 शख्सियतों को आमंत्रित, तो हमने 3 शख्सियतों को किया है। हो सकता है तीसरी शख्सियत जो सुदीप श्रीवास्तव जी, जाने-माने लॉयर हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया करते हैं और इस तरह के मामलों में जो भी कोर्ट जाता है उसकी वो खूब मदद करते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका मैं आपके साथ तारुफ करा दूं। सबसे पहले आलोक शुक्ला जी, आप छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं और लंबे अरसे से इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं राजा राम त्रिपाठी जी, आप जाना माना श्रमिक संगठन आईफा उसके संयोजक हैं, जिसमें 40 श्रमिक संगठन जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो एक आंदोलन हम लोगों ने दिल्ली में देखा है, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला है, पूरा भारत उससे प्रभावित हुआ था, उसके मुख्य सूत्रधार आप थे। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले बात आलोक जी आपसे, जो विरोध आपकी तरफ से हो रहा है, आपका संगठन विरोध कर रहा है, पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है, इस विरोध का कारण क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ पर्यावरण को नष्ट करना ही आपको दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं दुनिया के लिए नुकसानदायक है, यही कारण है? देखिए, जिस तरीके से आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, वो पूरी दुनिया पे जीवन को बचाए रखने के अस्तित्व का संकट बनते जा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा है COP26 में जिस तरीके से चिंताएं हुई कि फॉसिल फ्यूल को से पीछे हटते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन जो एमिशन है हमारे गैसों के, उसको मिनिमम करना होगा। और ये चिंता के विषय हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि जो फेज डाउन की बात आई थी उसको फेज आउट किया गया और ये कहा गया, भारत ने कमिटमेंट किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो करेंगे। और हालांकि ये 2070 बहुत लंबा समय लिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समय है 2030 का, जिसमें भारत ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम अपनी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उसका 30% रिन्यूएबल एनर्जी से हम जो है लेके आएंगे। 50% जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे 2030 तक। तो जब 2030 में हम 50% अपनी ऊर्जा रिन्यूएबल से लेके आने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कोयला आधारित राजा राम जी आपका म्यूट करेंगे आवाज की, काफी डिस्टर्ब जी, जी। राजा राम भैया आप म्यूट कर दीजिए थोड़ा ऑडियो अपना। तो जब 2030 में आप 50% रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो स्वाभाविक तौर पर कोयले आधारित जो बिजली है उसकी जो प्रतिशत है वो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस डायरेक्शन में जाने के बजाय आप लगातार जो केंद्र सरकार है वो कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं या कोयला उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, और लक्ष्य रखा जा रहा है 2 बिलियन टन कोल उत्पादन का। तो सवाल यह है कि निश्चित तौर पे हम भी ये स्वीकार करते हैं कि आज भारत की पूरी बिजली जो है कोयला से पीछे नहीं हट सकती, वो चरणबद्ध तरीके से हटेगी। लेकिन उस परिस्थितियों में ये देखना होगा कि आप कोयला कहां से निकालेंगे और कहां से नहीं निकालेंगे। क्या कोयला उन इलाकों से निकालेंगे जिनको आपने इस देश के समृद्ध वन इलाके माने, जिनको आपने गो नो गो की कैटेगरी में रखा, या आप ऐसी जगह से कोयला एक तो कोयला निश्चित तौर पे आज ऊर्जा के विकल्प हैं, इसीलिए कोयला को आपको न्यूनतम करना होगा, लेकिन फिर भी मजबूरी में जितना कोयला निकल रहा है आपको उन इलाकों को देखना होगा जहां पर्यावरण का न्यूनतम विनाश हो। अब आप देखेंगे कि हसदेव की बात की लड़ाई क्या है। सवाल यह है कि हसदेव के जंगल, जिसको 2010 में नोगो कैटेगरी में लाने के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि आपने खुद माना था कि ये घने वन क्षेत्र है, ये माना गया था कि ये जैव विविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है, बहुत ही समृद्ध जैव विविधता है।
हसदेव नदी बांगो बांध का कैचमेंट है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर जिलों में। ये वन्य प्राणियों का शेड्यूल 1 के 9 स्तनपाई उस जंगल में पाए गए हैं, और हाथी जैसे महत्वपूर्ण वन जो है वन्य प्राणियों का हैबिटेट भी है और कॉरिडोर भी है। आदिवासियों की अपनी आजीविका संस्कृति इस वन क्षेत्र पर जुड़ी हुई है। तो एक ऐसे समृद्ध वन इलाके को क्या खनन के लिए खत्म किया जा सकता है, ये अपना बड़ा सवाल है। हाल जी ही जी में 2021 में WII की जो रिपोर्ट आई, भारतीय वन्यजीव संस्थान की, उस रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पर यह कहा कि हसदेव में खनन होने से जो मानव हाथी संघर्ष की समस्या इतनी व्यापक हो जाएगी कि आप कभी इसको संभाल नहीं सकते। तो फिर वही सवाल बनता है कि क्यों हम हसदेव को उजाड़ना चाह रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का 10% से कम कोयला हसदेव में उपलब्ध है। बाकी जगह आपके पास कोयले के विकल्प हैं। तो हसदेव को उजाड़ने की प्राथमिकता क्यों, जबकि हसदेव को आप छोड़ सकते थे? क्योंकि जब नो गो की बात आई थी तब ये स्वीकार ही किया गया था कि हसदेव जैसे इलाकों को छोड़ के भी खनन किया जाएगा तो 100 सालों के लिए आपके पास कोयला है। जबकि जी 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 2030 में तो आप 50% लिनुवल पे जाने वाले हैं। तो जी चंद वर्षों के लिए हसदेव का विनाश क्यों? और विनाश हो रहा है, इसी के खिलाफ ये लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, तो ये आपकी तो सरकार के नुमाइंदों से बातचीत होती होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी जो स्वयं सरगुजा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी नो गो की बात कही थी, और उसके बाद फिर ये स्वीकृति दे देना राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार के मुखिया गहलोत जी भी यहाँ आए थे, और उनके आने के 2 दिन बाद सरकार का स्वीकृति देना और सरकार के कुछ लोगों का उसमें विरोध भी करना। यहाँ की जो सांसद हैं ज्योत्सना महंत जी, उन्होंने भी विरोध किया है। तो ये क्या, इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है आपके विरोध और समर्थन के बीच? देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का मुनाफा और लूट हसदेव के साथ जुड़ा हुआ है। और गौतम अडानी के मुनाफे के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हो, राजस्थान की गहलोत सरकार हो, या केंद्र की मोदी सरकार हो, ये तीनों एक साथ खड़े हुए हैं अडानी के मुनाफे के लिए। क्योंकि हसदेव कोयले की जरूरतों के लिए नहीं उजड़ रहा है। जो पलसा कोल ब्लॉक कभी शुरू ही नहीं हुआ, उसको चालू ना होने से कोयला संकट कैसे हो गया? क्योंकि जी राजस्थान के जो कोयला के जो पावर प्लांट है, कोयला अदालत, वो कोल इंडिया से कोल लिंकेज से चल रहे हैं और कोयला सप्लाई हो रहा है। सवाल यह है कि हसदेव से ही कोयला चाहिए, क्योंकि हसदेव से कोयला राजस्थान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो हजारों करोड़ का घोटाला है, उस घोटाले के कारण हसदेव को जाड़ा जा रहा है। और आपने कहा कि क्यों पीछे हट रहे हैं। 2015 में इसी हसदेव में राहुल गांधी आए थे और पूरी कांग्रेस लीडरशिप नेतृत्व 2015 में हसदेव में आके कहा था कि हम आदिवासियों की कीमत पर जो है विकास नहीं चाहते, और हसदेव के संघर्ष में कांग्रेस साथ खड़ा है। जो जी जी राजनीतिक दल अपने सबसे सर्वोच्च नेता के वादे से पीछे हटते हसदेव को उजाड़ने के लिए तत्पर है, तो आप समझ लीजिए कि अडानी जो है सिर्फ दो हमारे दो का बात नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों के लिए अडानी ही सर्वप्रथम है। और जो पर्यावरण और आदिवासियों की जो चिंता के सवाल हैं, ये दोनों राजनीतिक दलों को तब याद आते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता में होते हैं तब इनको अडानी जैसे कॉर्पोरेट का लाभ और मुनाफा ही इनकी प्राथमिकता होती है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आलोक जी कि जो आरोप लगता था कि बीजेपी जो है अदानी को खूब पाल पोस रही है, वो अकेले बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी उसको पोसने में पीछे नहीं है। एक उदाहरण आपको दे देता हूं। निश्चित तौर पे पिछले 7 सालों में आज अडानी जिस जगह मौजूद है, जी ये 7 सालों में पूरे देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार ने किया है। इस देश जी के तमाम संसाधनों और PSU को जो है अडानी को कौड़ियों को मोल सौंपा है। लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी 2011 में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तब इन्होंने अडानी के साथ जो संयुक्त उपक्रम जो कंपनी बनाई थी, एक एग्रीमेंट किया था जिसमें इन्होंने समझौता किया कि अडानी समूह राजस्थान के 20 मिलियन टन बालसिक कोयले की आपूर्ति करेगा। 2011 में जब ये अनुबंध हुआ था, उस दरमियान अडानी कंपनी का ना तो कोई कोयला खनन का अनुभव था, ना ही कोयला उत्पादन था, ना कोई कोल ब्लॉक था। तो एक जी ऐसी जी जी कंपनी जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसको आपने राजस्थान की पूरी कोयला जरूरतों को सौंप दिया अडानी के साथ।
तो फिर जी हम कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी अडानी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों अडानी के साथ है। जी 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 बिल्कुल। राजा राम जी, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और त्रिपाठी सर, आपने तो एक ऐसा आंदोलन खड़ा करा दिया था देश में जिसके सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के, जैसा आलोक जी भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की और राज्य की सरकारें अदानी के सामने झुक गई हैं और आप लोग भी खामोश बैठे हैं। भाई कमलेश जी, मैं अभी आलोक जी को सुन रहा था। इससे पहले इस मुद्दे को लेके जितनी मेरी जानकारी है, ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय मैं दिल्ली में यहाँ एक किसानों के बड़े संगठन की मीटिंग चल रही है। मैं उसको छोड़ के बगल में चल रही है, मैं बाहर आके आप से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। जी और नहीं तो मैं और ज्यादा देर तक इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं क्योंकि आपके कार्यक्रम बड़े ही जनता जमीन से जुड़े होते हैं। मैं आलोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज भी जिस पल हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस पल गुजरात में राहुल गांधी कल थे और उन्होंने यही बात कही कि हम जल जंगल जमीन का जो अधिकार आदिवासियों का है दिला के रखेंगे। गुजरात में हमारी सरकार आएगी तो आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी गुजरात में जिस बात का दावा कर रही है, वादा कर रही है, और आज छत्तीसगढ़ में वही चीजें उल्टा हो रही है। तो इसे देखने की जरूरत है कि कथनी और करनी में अगर इतना बड़ा अंतर आएगा। अब कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो भाई कमलेश जी जी के खिलाफ देख ही रहे हैं। तो अब रहा सवाल हसदों के बारे में, तो उसके महत्व को हम इस तरह से समझे। हम करीब 1100 एकड़ में जैविक खेती करते हैं जी और प्रोफेसर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, प्रोफेसर हेंके, चिली से आए अपने दल के साथ मेरे फार्म पे। मैंने 10 एकड़ में जंगल से जुड़ा हुआ एक बायोडाइवर्सिटी गार्डन बनाया है। जैव विविधता का 10 एकड़ का मेरा, केवल 10 एकड़ का एक पैच है जिसमें ढेर सारी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जंगल बना दिया है 25 सालों में, केवल 10 एकड़ में। और बाकी 1090 एकड़ बहुत बढ़िया ड्रिप है, खेती है, बाउंड्री है, फेंसिंग है, पूरा फार्म में उनको घुमाया। और जब वो आके 10 एकड़ जहां पे जो उन्होंने बनाया वो देखा तो उन्होंने कहा, त्रिपाठी जी आप जो 10 एकड़ में जंगल बनाए हैं, जो जैव विविधता पार्क बनाए हैं, इसकी कीमत आपके 1000 एकड़ से ज्यादा है, उससे ज्यादा कीमती है ये। तो खसडों में 3000 से ज्यादा प्रजाति के पौधे हैं, 100 से ज्यादा प्रजाति के जानवर हैं। जो फ्लोरा एंड फौना वहां पे है, उस विविधता की कीमत ये मुझे लगता है राजनीतिक ना आंक रहे हैं ना जान पा रहे हैं। खसडों मतलब ये पीढ़ियां लग जाती है, हजारों लाखों साल में ऐसा जंगल तैयार होता है। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे यह जंगल नहीं उजड़ना चाहिए। मैं बस्तर में पैदा हुआ पला बढ़ा, मैंने वहां का विनाश आंखों से देखा है मैंने, और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। मेरा मानना है अभी भी राजनेताओं को चेत जाना चाहिए और किसी भी हालत में हसदों के जंगल को बचाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी और इतने सारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की आप बात करते हैं, आप उधर क्यों नहीं झांकते हैं आप? मैं एक सवाल उठाता हूं, मेरा बड़ा मासूम सवाल है कमलेश जी। क्या अगर आज पता चले कि दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास के नीचे अगर कोयला निकल गया, सोना निकल गया, तो क्या ये उजाड़ देंगे? दिल्ली उजाड़ देंगे? ये कर देंगे ऐसा? जब आप उसे नहीं उजाड़ सकते तो आप हसदों को क्यों उजाड़ रहे हो भाई, जरा आप बताइए। और 2000 वर्ग किलोमीटर का बेहद खूबसूरत क्षेत्र है। मतलब हसदो ऐसा क्षेत्र है, मेरा मानना है कि जैसे कि भारत का एक नगीना है एक, और मुझे नहीं लगता कि किसी को हाथ लगाने की इजाजत वहां दी जानी चाहिए। और मैं अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मैं इस मुद्दे को रखूंगा। मैं ज्यादा देर आपके साथ अभी नहीं रह पाऊंगा, उसके बाद कहेंगे तो मैं 4 घंटे बैठ जाऊंगा इस मीटिंग के बाद में। लेकिन इस मीटिंग में इस मुद्दे को मैं रखूंगा। मैं आलोक जी से बात करके और आलोक जी से बात करके और डिटेल लूंगा मैं इससे। जी जी बताइए कमलेश जी, आलोक जी आपकी बातों से आप पूछना चाहते हैं? पंडित जी, आलोक जी आपकी बातों से पूरे संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
मेरा एक सवाल आपसे आखिरी है, चूंकि आपको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, कि आप आलोक जी से तो बात करूंगा मैं लगातार, आपसे एक सवाल कि आपने इतना बड़ा आंदोलन, जिसका मैंने शुरू में ही कहा कि आप उसके सूत्रधार थे, इतना बड़ा आंदोलन चला कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। आज इतना महत्वपूर्ण, जिसको आप दुनिया का नगीना कह रहे हैं, हसदेव क्षेत्र को, उस क्षेत्र को उजाड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन जैसा विरोध होना चाहिए वैसा विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया में विरोध हो रहा है, भारत में विरोध हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को छोड़कर, यहां तक कि कोरबा में भी कोई विरोध नहीं हुआ, जहां इसका इसका एक असर पड़ना है। सरगुजा में, सूरजपुर में कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो क्या माने इसको? कमलेश भाई, दो बातें हैं। एक तो जो राजनीति, पैसा, अवसर, ये दोनों चीजों का जो गठजोड़ है वो इतना शक्तिशाली होता है और इस तरह से चीजों को पेश करता है कि आम आदमी को समझ नहीं आती। दूसरी, जागरूकता की बड़ी कमी है इस देश का। ये इस नजरिए से देखिए, हम ये समझे कि बहुत बड़ा भूभाग देता है। जब आप याद करें, जब कोरोना में हम सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे, तो आखिरकार वो ऑक्सीजन कौन बनाता है? जंगल और पेड़ पौधे बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम इसकी कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक जागरूकता नहीं आएगी। ये केवल और केवल जागरूकता का अभाव है। इसलिए चंद लोग बेचारे लड़ रहे हैं और लोग उनके ऊपर विकास विरोधी का ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो विरोधी हैं, कुछ होने नहीं देते। जबकि मेरा मानना है कि यह लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, उसके सांस की लड़ाई है, जलवायु की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की लड़ाई है, क्यों जंगल की लड़ाई नहीं है। इस तरीके से हमें देखना समझना होगा और तभी जाके प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आप चूंकि दूसरे कार्यक्रम में भी हैं और उम्मीद करता हूं कि वहां भी आप ये बात रखेंगे और इसको लेकर के कुछ चर्चा हो देश में। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा कुछ रोक दीजिए, लेकिन चर्चा हो, जी, जो सुधार हो सकता है, जितना बचाया जा सकता है उसको बचाने के लिए जो जहां पे अपनी तरफ से कोशिश करे। धन्यवाद पंडित जी आपको। आलोक जी, जो लगभग आंकड़े आ रहे हैं 2650 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। जैसा पंडित जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा इलाका है और उसमें ऐसी 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 वन औषधि है, जैव विविधता का वो क्षेत्र है। इसको लेकर के क्यों आम लोग नहीं समझ में आ रहा है? क्या आम लोगों को नहीं समझ में आता कि वो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, वो अगर खामोश है तो? आम गरीब बच्चे के लिए, जिसका बच्चा पढ़ नहीं सकता है, देखिए, जिसका बच्चा धन के अभाव में पढ़ नहीं सकता है, या जी, ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि जब से हसदेव की स्वीकृति हुई है पेड़ कटाई को लेकर, जितनी मुखरता के साथ हसदेव के मुद्दों पर पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। आप देखेंगे कि चाहे वो गांव के एरिया हो, बस्तर के दलवा से लेके एकदम कांकेर के अंतागढ़ जैसे इलाकों से शुरू करके और रायपुर, बिलासपुर शहर में तमाम जगह प्रदर्शन हो रहा है। यूथ विशेष रूप से मुखरता के साथ इस मुद्दे पे सामने आया है। मुझे लगता है कि पिछले 22 सालों में हसदेव के ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर उत्तर और दक्षिण से एक साथ आवाजें बुलंद हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो तमाम कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हसदेव के मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे किसी भी मुद्दे को लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता है। हसदेव की लड़ाई पिछले 10 सालों से चल रही है और वहां के साथ ही 10 सालों से उस जंगल को बचा के भी रखे हैं। लेकिन अंततः बेशर्म और असंवेदनशील जो सरकारें हैं वो किसी भी कीमत पर उस जंगल का विनाश करना चाहती हैं और जब वो विनाश की स्थिति आई है, उस परिस्थिति में आज पूरा छत्तीसगढ़ हसदेव को बचाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि कोरबा और बाकी जगह भी व्यापक आंदोलन होने चाहिए। समय के साथ उन जगह पे भी आंदोलन शुरू होंगे। सवाल ये है कि ये जो लगभग 6 से 7 हजार एकड़ जो घना वन इलाके का जो 4.5 लाख पेड़ कटने वाले हैं 2 कोल ब्लॉक के लिए, कमलेश जी, ये प्रक्रिया यहाँ रुकने वाली नहीं है, बल्कि ये पूरा 1,70,000 हेक्टेयर या 1700 स्क्वायर किलोमीटर पूरे हसदेव के विनाश की शुरुआत है।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हसदेव के अंदर 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई है और 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं। ये जो पलसा ईस्ट केतेवासन में खनन चल रहा है, इसके दूसरे चरण का को में ये स्वीकृति दी गई और उसके बगल में नया कोल ब्लॉक पलसा कोल ब्लॉक है। जब ये दोनों यदि शुरू हो जाते हैं तो तीसरा कोल ब्लॉक वो भी राजस्थान के पास है, वो है केते एक्सटेंशन, और वो भी अडानी के पास है। और चौथा जो बातचीत है, ये जो पूरा जो समझौते हुए हैं सत्ता और कॉर्पोरेट के बीच में कि ताला कोल ब्लॉक को भी अडानी को लेके दिया जाएगा, तो आप विश्वास करेंगे कि ताला, पलसा ईस्ट, केतेवासन और केते एक्सटेंशन, और यदि ये चारों कोल ब्लॉक भविष्य में चालू होते हैं तो आप मान के चलिए कि 40 से 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल का जंगल पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगला नंबर फिर पतुरिया गिरमुड़ी का है। तो ये एक शुरुआत है हसदेव को उजाड़ने की, क्योंकि जो जिस आधार पे 2012 में पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी गई थी जयराम रमेश के द्वारा, वो बंसलायकाल समिति के सिफारिशों के विपरीत जाके दी गई थी। बंसलायकाल समिति ने 2011 में बहुत साफ कहा था कि हसदेव में माइनिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। बहुत ही संवेदनशील, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है और इसके वो विनाश के लिए खोला नहीं जा सकता। लेकिन उस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के विपरीत जाके जयराम रमेश जी ने पलसा ईस्ट केतेवासन को स्वीकृति दी थी और 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसी स्वीकृति को रद्द किया कि आपने गलत तरीके से, आधार क्या माना गया था कि ये फ्रिंज में है, ये किनारा है। और जब पलसा ईस्ट केतेवासन को स्वीकृति दी गई थी तब ये उसी कंडीशन में लिखा गया था कि मुख्य हसदेव को खोलने कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। लेकिन सवाल है कि फ्रिंज कभी खत्म नहीं होता। जब पलसा ईस्ट केतेवासन को आपने फ्रिंज माना है, कर उसके बाद अगला कोल ब्लॉक फ्रिंज होगा, तो फ्रिंज की कोई धारणा नहीं। और आप पूरे हसदेव को ओपन करने की प्रक्रिया एक बार शुरू होगी तो अंत नहीं होने वाला, अंत उसके विनाश के साथ होगा। इसीलिए सवाल ये है कि आपने जो माइनिंग की है उसके आगे आप ना बढ़े, तभी हसदेव बच पाएगा। और इसीलिए अब आवश्यकता है पूरे छत्तीसगढ़ को इसके साथ खड़े होने की, हसदेव को बचाने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, अभी पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे जी कोरबा प्रवास पर थे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कई जगह चर्चाएं की, मीडिया के साथ भी, हम लोगों ने भी उनसे बात की थी। मैंने इस प्रश्न को रखा था उनके सामने कि ऐसे में तो बहुत बड़ी एक वन संपदा को आप नष्ट करने जा रहे हैं और आपने अनुमति कैसे दे दी? तो बोले अनुमति हमने नहीं दी है। उनका वो फिर सीधा सीधा पहले की सरकारों के ऊपर चला जाना, जो अमूमन राजनेता करते हैं। ये तो पहले से प्रोसेस चालू था, तो कांग्रेस के शासनकाल में फिर उन्होंने एक बात कही कि भाई विकास भी तो हमारे लिए आवश्यक है, और विकास अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत सारी हमारे सामने परेशानियां खड़ी होती हैं। फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हम सीधा सीधा उसमें ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जितना वो नष्ट करेंगे उससे ज्यादा वन वहां पे उनको स्थापित करना पड़ेगा, वहां उतने वृक्षों को लगाना होगा और उनको पुष्पित पल्लवित करना पड़ेगा। तो इसको, ये सिर्फ एक ढकोसला मात्र इसको माना जाए? देखिए, आपने 3 बातें कही हैं कमलेश जी, मैं तीनों का एक एक करके बात लगता हूँ अपनी। पहली बात यह है कि देश में आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के उदाहरण बता दीजिए जिससे जंगल बना हो, है ना। कैंपा जो है वो भ्रष्टाचार का एक दूसरा माध्यम होता है पैसा खाने का। और जहां पे भी ये कहते हैं कि पौधा लगा है, वो जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। एक दूसरा सवाल आप देखिए कि आपने कहा कि कोयले का, आप पिछले इस महीने में आप देखेंगे कि इस देश में 700 के आसपास ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 652 को 57 ट्रेनें आपने रद्द की। अभी आपका कोयले का जो उत्पादन है वो 750 मिलियन टन, 752 मिलियन टन कोयला है। 752 मिलियन टन कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 657 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अभी कोल इंडिया कहला है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के डबल करने वाले हैं, 1 बिलियन टन करने वाले हैं। सवाल यह है कि आप उत्पादन क्षमता बढ़ा लेंगे, कोयले को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? कोलबा से निकलने वाला कोयला अंततः जो है जिन रेलवे लाइन से जाने वाला है, वो रेलवे लाइन आप रातों रात 3 और 4 नहीं बना देने वाले हैं। आप कैसे परिवहन कर लेंगे?
तो क्या व्यवहारिक है कि आप जितना उत्पादन करेंगे उतनी हमारी रेलवे की कैपेसिटी है कि आप कोयला पहुंचा देंगे? संभव नहीं है। आपको विकल्प चुनना पड़ेगा कि या तो कोयला जाए या पैसेंजर ट्रेन जाए। तो अंततः ये विकल्प नहीं है। विकल्प अंततः आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा कि राजस्थान को अपनी बिजली यदि लेनी है तो वो छत्तीसगढ़ के कोयले पे नहीं चल सकता, आपको सोलर प्लांट लगाने ही पड़ेंगे। वो एक विकल्प है। दूसरा जो तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरा जो सवाल ये है कि जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात है, मुझे लग रहा है कि आपके माध्यम से ये बात लोगों को सामने लानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बार बार एक ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, ये सब केंद्र का मामला है, केंद्र ने आवंटन किया है। केंद्र जो है वो राज्य के ऊपर डाल देती है। लोग कंफ्यूज्ड है कि संशय में है कि मसला क्या है। मैं थोड़ा सा पल्सा कोल ब्लॉक को लेके उदाहरण एक क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी खनन परियोजना जब आती है तब संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र की भूमिकाएं बहुत स्पष्ट हैं, और कोई भी परियोजना तब तक चालू नहीं होती है जब तक दोनों सरकारों की सहमति नहीं होती है। यदि कोई एक सरकार सहमति ना दे तो परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि आवंटन केंद्र ने किया है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। निश्चित सही बात है कि आवंटन किया है। किसको आवंटन किया है? राज्य सरकार को आवंटन किया है। राज्य सरकार के कहने पे, उसकी मांग करने पे आवंटन किया गया है। मतलब राजस्थान सरकार ने मांगा कि हसदेव में मुझे कोल ब्लॉक दिया जाए, तब आपको ये कोल मिला है 2014 में। कोल ब्लॉक मिलने के बाद जो है आवंटन सिर्फ कोयले का होता है, उस खनिज का होता है। वो खनिज तब तक आपका मालिकाना हक नहीं होता जब तक आपको वो जमीन और जंगल के सरफेस लाइट आपको नहीं मिलते हैं, और उनको लेने की पूरी प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया है कि आपको किसी भी जमीन के नीचे के खनिज को निकालना है तो आपको पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी है, वन स्वीकृति लेनी है और भूमि अधिग्रहण करना है। पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया जो है, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया निश्चित तौर पे एमओएफ के द्वारा चलाई जाती है। राज्य सरकार जनसुनवाई करता है और अंतिम स्वीकृति केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय देता है। और उसके बाद जो संचालन की सहमति है, किसी भी परियोजना को स्थापित होने और संचालन की अनुमति, ये दोनों राज्य सरकार जारी करती है, जिसको बोलते हैं कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट। यदि कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट राज्य सरकार जारी नहीं करेगा तो एमओएफ की पर्यावरणीय स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक, दोनों के पास अधिकार है, या तो केंद्र सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति ना दे, और यदि उन्होंने दी है तो राज्य सरकार कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट नहीं देगा तो परियोजना नहीं चल सकती। दूसरा, वन स्वीकृति का मामला। जो वन स्वीकृति की प्रक्रिया है पूरी की पूरी राज्य सरकार के द्वारा चलती है, वन विभाग चलाता है, और राज्य सरकार की अनुशंसा पे एमओएफ के द्वारा स्टेज 1 और स्टेज 2 की स्वीकृति दी जाती है। और स्टेज 2 स्वीकृति होने के बाद अंतिम मॉडल 1980 के तहत धारा 2 का अंतिम मॉडल भी राज्य सरकार जारी करता है। केंद्र सरकार चाहे तो वन स्वीकृति ना दे, केंद्र यदि चाह रहा है और राज्य नहीं चाहता है कि यहाँ पे खनन परियोजना हो, वन भूमि का डायवर्जन हो, तो राज्य सरकार अनुशंसा नहीं करेगी, या राज्य सरकार केंद्र की अंतिम वन स्वीकृति के बाद भी धारा 2 के तहत अंतिम ऑर्डर को जारी करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, जब नंदराज पहाड़ का मामला आया, वहां पे फर्जी ग्राम सभा की जांच हुई। कलेक्टर ने कहा यह ग्राम सभा फर्जी है। उसके आधार पे वन विभाग ने जो है एनएमडीसी को नोटिस किया कि जब ग्राम सभा ही फर्जी है तो इसके आधार पे चली वन स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ही नल एंड वाइड है, और इसीलिए आपकी वन स्वीकृति को निरस्त किया जाता है। पल्सा कोल ब्लॉक में भी चाहे तो राज्य सरकार फर्जी ग्राम सभा की जांच करके वन स्वीकृति को निरस्त कर सकता था, आपने नहीं किया। आपने कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट जारी किया, आपने धारा 2 के तहत अंतिम वन स्वीकृति दी। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है भूमि अधिग्रहण का, जो परियोजना जो आवंटन ब्लॉक जिसको होता है, भूमि अधिग्रहण उसी को करना है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। यहाँ पे राज्य सरकार को ही, चूंकि आप ही को करना था, राजस्थान के निवेदन पे छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि अधिग्रहण करना था 2013 के कानून से, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने
राजस्थान की सरकार ने 2013 का भूमि अधिग्रहण नहीं किया, बल्कि 1957 के कोल बैलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण किया। क्यों? क्योंकि आपको ग्राम सभाओं को बाईपास करना था, क्योंकि ग्राम सभाएं विरोध में है। जमीन राज्य का विषय है और जमीन बिना राज्य सरकार की सहमति के कि आप कोई भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। तो सवाल यह है कि आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं कि केंद्र का मामला है, केंद्र ने आवंटन किया है, जबकि वन स्वीकृति आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकती, जमीन अधिग्रहण आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकती। तो सवाल यह है कि ये राज्य और केंद्र का विषय नहीं है, दोनों के अपने जवाबदेही तय है। राज्य सरकार यदि चाहे कि कोई खनन परियोजना चालू नहीं होगी तो केंद्र की हिम्मत नहीं है कि वो खनन को निकाल सके। एक एक बात जो समझ में आ रही है मुझे, आपने जो पूरा बहुत बहुत विस्तार में आपने वो जानकारी दी, ये इसमें जो कोयले वाली बात अभी जो चल रही, जो संकट के बारे में कहा जा रहा है कि इसीलिए जो आपने कहा ना कि बहुत सारी 657 पैसेंजर ट्रेनें रोक दी गई हैं, उससे छत्तीसगढ़ भी खूब प्रभावित हुआ। लगभग 3 दर्जन ट्रेनें यहाँ भी रुकी हैं। इसको लेकर के हंगामा हुआ, तो उसमें एक आरोप यह भी लग रहा है कि अदानी वगैरह के कारण इस संकट को पैदा किया गया है और इसका आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार पर लगता है। तो ये कभी वो उनके ऊपर आरोप लगाएं, कभी वो उनके ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन आपकी बातों से भी ये स्पष्ट लग रहा है कि सरमाएदारों की चल रही है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और कल भी उन्हीं की चलेगी। उनका जो मन होगा वो कर लेंगे। हमारे यहाँ का कानून, हमारे यहाँ की व्यवस्था उनके सामने कहीं न कहीं किंकरत विमूढ़ नजर आती है। निश्चित तौर पर, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो देखिए सरकारों की भूमिकाएं क्या होती हैं। सरकार की भूमिका ये होती है कि यदि कोई परियोजना आ रही है तो वो निष्पक्ष तरीके से कानूनों का पालन करे। मुझे अच्छे से याद है चुनाव के पहले एक कार्यक्रम में राहुल गांधी से जब मैंने ये बात पूछा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से औद्योगिकरण है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, आपकी सरकार आएगी तो क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसे औद्योगिकरण नहीं मानता, कॉर्पोरेट लूट मानता हूं। और उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट तो होंगे लेकिन हमारी सरकार जो है वो कानूनों का पालन करेगी, सख्ती से पालन करेगी। ये लूट को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हुआ आज छत्तीसगढ़ में? अब विश्वास करेंगे कमलेश जी, हसदेव की जो परसा कोल ब्लॉक की फर्जी ग्राम सभा रमन सरकार के समय करवाई गई। 17 दिसंबर 2018 में भूपेश सरकार के शपथ ग्रहण हुआ और 26 दिसंबर को लोग जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ ये गैरकानूनी कार्य हुए हैं, फर्जी ग्राम सभा, इसकी जांच करवा दीजिए। 3 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा उन ग्राम सभाओं की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई गई और 3 सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो अंततः लगातार आप इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? छत्तीसगढ़ का पतुरिया गिद्धमुड़ी कोल ब्लॉक है। पतुरिया गिद्धमुड़ी कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ सरकार का कोल ब्लॉक है। कल गुजरात में फिर राहुल गांधी ने कहा कि हमने इस देश को 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दिया है, अंग्रेजों के कानून से छुटकारा दिलाया। तो राज्य सरकारों को 2013 का कानून का पालन करना चाहिए। हसदेव की ग्राम सभाओं को बाईपास करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने कोयला मंत्रालय को निवेदन किया कि कोल बैलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण करके दीजिए और पतुरिया गिद्धमुड़ी का भूमि अधिग्रहण भी कोल बैलिंग एक्ट से चल रहा है। केते एक्सटेंशन का भूमि अधिग्रहण भी कोल बैलिंग एक्ट से चल रहा है, 2013 से नहीं। क्यों? क्योंकि बेशर्मी के साथ ये कहा जा रहा है कि कोल बैलिंग एक्ट में ग्राम सभा का पालन करना अनिवार्य नहीं है, जो गलत व्याख्या है। हाईकोर्ट ने भी उसी व्याख्या को माना। निश्चित तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बालको के एक मामले में उड़ीसा में यही किया था। वहां की ग्राम पंचायतों ने स्वीकृति नहीं दी और अंततः वो काम रुक गया पूरा का पूरा, आज भी बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ग्राम 5वीं अनुसूचित इलाकों में ग्राम सभाएं ही सर्वोपरि हैं। बिना ग्राम सभाओं की सहमति के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यही है कि सरकारें कहाँ खड़ी हैं कि अडानी कंपनी के मुनाफे के लिए हसदेव की ग्राम सभाओं को बाईपास कर रहे हैं आप। और उसमें क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी का सवाल है? तो बाल बाल मैं ये कह रहा हूं कि आज अंततः मुझे लगता है कि जिस तरीके से अडानी के सामने नतमस्तक मोदी सरकार है या मोदी के संरक्षण में पूरे देश को अडानी को सौंपा जा रहा है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधनों को
कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के या भूपेश बघेल जी के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की संपदा को अडानी को सौंपा जा रहा है। तो क्या फिर इसमें जो विरोध हो रहा है, जिस तरह के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, आप जहां जहां जिनसे जिनसे वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग भी जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो भी अपनी तरफ से सदा बुलंद कर रहे हैं, तो ये फिर कुल मिला के नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित होगी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे इस लूट के खिलाफ, क्योंकि हसदेव का मुद्दा आज के समय एक लोगों के एक चिंतन का मुद्दा बना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहली बार पिछले 22 सालों में छत्तीसगढ़ का कोई आंदोलन इतना व्यापक हुआ है जिसमें हर व्यक्ति हसदेव की बात कर रहा है और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप विश्वास करेंगे कि हसदेव में करीब 200 लोग समर्थन में पहुंचे हैं। रायपुर शहर से लेके पूरे सरगुजा के लोग उधर पे पहुंचे हैं। तो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए कि हसदेव का मुद्दा लोगों की एक सिर्फ पर्यावरण का केंद्र नहीं, बल्कि अब एक अपनी अस्मिता का भी मुद्दा बन रहा है। और यदि इस पे सरकार यदि पीछे नहीं हटी तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान अगले चुनाव में देखने को मिलेगा हसदेव के कारण। जी जी, मैं पिछले दिनों, अभी पिछले सप्ताह ही मैंने चंद्रशेखर जी से बात किया, जिन्होंने अध्ययन किया है कोरबा को, या कोरबा जैसे जो इलाके जहां से कोयला या इस तरह की जो वन संपदा है या प्राकृतिक संपदा है उसका जहां पे दोहन हो रहा है, कि आने वाले कुछ वर्षों में उनका क्या होगा, वहां रहने वालों का क्या होगा, और भी जो वहां पे व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी विनष्ट हो जाएंगी अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो चंद्रशेखर जी, आपको याद होगा, सुनीता नारायण जी जो कोका कोला के विरुद्ध एक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उसमें मुख्य स्टडी करने वालों में चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने रायपुर में भी एक कार्यक्रम किया था उसी से संबंधित, जिसमें ये आया था कि 2050 तक कोरबा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा, ऊर्जा के नए स्रोत तैयार करने पड़ेंगे, और भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोग यहाँ ठहरे रह सकें, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था होती रहे। ये सवाल भी अब इस विकास के साथ साथ जुड़ता जा रहा है। तो इसको दोनों के बीच में अगर हम तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं तो तालमेल तो बैठेगा, लेकिन थोड़ी असुविधा जरूर होगी। नहीं, निश्चित तौर पे विकल्प हैं। देखिए, जो आपके पास कोयले का उत्पादन है, कोल इंडिया ने विजन 2030 में बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि जो संचालित कोल ब्लॉक हैं और संचालित कोल ब्लॉक के अलावा आवंटित कोल ब्लॉक हैं, यदि इनमें से कुछ क्षमता भी वृद्धि हो जाती है तो हमारी 2030 की कोयला जरूरतों को पूरा कर सकते हैं जी। और आप देखेंगे कि अभी कोल इंडिया ने भी अपने उत्पादन को 1 बिलियन टन की बात कही है। 560 मिलियन टन कोयला जो है वो आवंटित कोल ब्लॉकों की आपने क्षमताओं को आपने आवंटित किया है। आपको उसमें प्राथमिकताएं देखनी पड़ेंगी कि कहाँ उनमें से कोयला निकाल सकते हैं, कहाँ नहीं निकाल सकते हैं। और इसके साथ आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि आपने कहा है 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। तो यदि हमारी ऊर्जा का 30% 50% हिस्सा यदि रिन्यूएबल से आएगा तो कोयले की डिमांड वैसे ही आपकी कम होने लगेगी। तो निश्चित तौर पे आपको वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को आपको एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा जो हिस्सा है, और उसके साथ आपको जो है वो कोयले के उत्पादन को धीरे धीरे घटाना पड़ेगा। और उसमें प्राथमिकता ये तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यदि हसदेव को चलिए आप माइनिंग कर भी लेते हैं तो 8 सालों बाद यदि कोयले की जरूरत कम होती है तो कोयला कहाँ जाएगा? अंततः आप ऐसे इलाकों का विनाश करने का कोई औचित्य नहीं है। और सवाल अभी भी कमलेश जी ये कह रहे हैं कि कोयले का संकट नहीं है। जितनी हमारी कोयले की जरूरतें हैं उतना कोयले का उत्पादन है। जो इंपोर्टेड कोल है वो ऑलरेडी कुछ ऐसे पावर प्लांट लगे हैं जो इंपोर्टेड कोल के आधार पर चलते हैं, जैसे कि गुजरात का मुंद्रा का है, टाटा का जो पावर प्लांट है, ये 17,000 मेगावाट के पावर प्लांट इंपोर्टेड कोल के आधार पे ही बने हैं। आप उनके लिए लेके आ रहे हैं। जो कुकिंग कोल का आयात है वो आपको करना ही है। बाकी जो कोयले का उत्पादन है वो सतत है और आप सिर्फ उसका परिवहन नहीं कर पा रहे। हमें याद है कोयला मंत्रालय ने जब ये कोल संकट की बात आई तो कोयला मंत्री ने लोकसभा में ये जवाब दिया कि सितंबर महीने में कोयला संकट का इसीलिए कोयला संकट हुआ था कि खदानों में पानी भरने के कारण कोयले की निकासी और प्रबंधन की समस्याएं आई थी। इसका ये मतलब नहीं कि आपका कोयले का उत्पादन कम है,
आपका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि फिर और आप हसदेव जैसे इलाकों को क्यों उजाड़ रहे हैं। और फिर अभी भी मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप यदि रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ कोल बेस ही अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप कोल खनन से प्लांट तक आप कोयला पहुंचाने के पास आपके पास साधन ही नहीं है। जी जी। जी। तो कहीं ना कहीं एक तालमेल आपको सामंजस्य रखना होगा। आपको कोयले की जरूरतों से पीछे हटना ही आपके पास एक विकल्प है, रिन्यूअल की ओर बढ़ना ही आपके पास एक रास्ता है। नहीं तो जी ये जी। संकट आने वाले दिनों में और भयंकर पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वहां अब लोग सौर ऊर्जा पे, यूरेनियम ऊर्जा पे, उधर उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है। अब कोल पे वो उन्होंने अपने आप को कोल से किनारे कर लिया, और यही कारण है कि कई विकसित राष्ट्रों से हमारे यहाँ कोयला आना शुरू हो गया। एक बात इसमें आती है कि एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कितना विश्वसनीय रह गया है आपकी नजर में, आलोक जी की नजर में, जो सतत संघर्ष कर रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे मामलों को देखते हैं? देखिए, मैं आपको इससे उदाहरण से इस बात को लगता हूँ, 2013 में जब भूमि अधिग्रहण कानून का ऑर्डिनेंस 2014 में मोदी सरकार लेके आए। मोदी सरकार ने सबसे पहला काम यही किया था कि भूमि अधिग्रहण कानून के उन प्रावधानों को खत्म कर दो जो कॉरपोरेट को जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में लोड़ा अटकाते हैं या जो किसानों को जो है ताकत देते हैं। व्यापक किसान आंदोलन हुए और अंततः विरोध के बाद ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करना पड़ा। अरुण जेटली जी का, उस तत्कालीन जो मंत्री थे, उनका बयान हम सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इस ऑर्डिनेंस को तो वापस ले रहे हैं, राज्य सरकारें इसका रास्ता विकल्प खोजेंगी। और आप देखेंगे कि राज्यों ने उस 2013 के कानूनों में जिस तरीके से बदलाव किए हैं, उसके बाद उस पूरे कानून की आत्मा को ही एक कमजोर कर दिया गया। तो कानून तो 2013 का यथावत है, लेकिन राज्यों ने संशोधन करके उसको कमजोर कर दिया। इसी तरीके से मोदी सरकार ने प्राथमिकता के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खत्म करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कोर्ट है, ग्रीन कोर्ट के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप कोर्ट को आपने खत्म नहीं किया, ट्रिब्यूनल को आपने खत्म नहीं किया, आप उसमें ऐसे लोगों को बिठाइए जो निर्णय ही पर्यावरण के संबंध में ना हो। देखिए, एक बात हमें कमलेश जी याद रखनी होगी कि इस देश का पर्यावरण मंत्रालय यदि पर्यावरण की चिंताओं को छोड़ के विकास की चिंता करने लगे तो पर्यावरण का विनाश सुनिश्चित है। पर्यावरण मंत्रालय के कार्य जो है वो पर्यावरण की चिंताओं के लिए है, विकास की चिंताओं के लिए तो और विभाग बैठे हुए हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय जो है वो विकास की चिंता कर रहा है। न्यायालय जहां पे लोग जाते हैं इस उम्मीद से कि हमें न्याय मिलेगा, यदि न्यायालय विकास की चिंता करने लगे और न्यायालय ये कहने लगे कि कोयला संकट है इसीलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो लोगों के संवैधानिक अधिकार जो कुचले गए हैं वो न्यायालय भी उनकी अनदेखी करेंगे। मुझे लगता है कि इस देश के संवैधानिक संस्थाएं इसीलिए बनाए गए थे कि यदि सरकारें लोगों के संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना करेंगे तो ये जो संस्थान बने हैं अलग अलग, ये संस्थान उनको देखेंगे, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं पे चलेंगे। लेकिन संवैधानिक संस्थान भी यदि हमारे वो उसी रास्ते पे चलने लगे तो फिर लोग जाएं कहां। और आज ये सबसे बड़ा संकट इस देश के सामने हुआ है कि कॉर्पोरेट का नियंत्रण सिर्फ सत्ता पे नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पे भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं और आरोप के बड़े तथ्यपूर्ण आरोप हैं। ऐसा नहीं कि आरोप ऐसे हवा हवाई में, उस तरह के आरोप जो लगे हैं उसमें तथ्य भी हैं। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि वो एनजीटी ने एक निर्णय दिया है, कोरबा में जो राखड़ निकल रही है बड़ी तादाद में इसी कोयले के कारण, जिसकी वजह से वन को नष्ट करने जा रहे हैं, वो राखड़ उठा के ले जाके वनाच्छादित क्षेत्रों में डाली जा रही है, वनों के बीच डाली जा रही है, उससे वृक्ष दब रहे हैं, वृक्षों को बर्बाद किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कुछ लोग एनजीटी के पास गए और उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 6 सप्ताह के बीच वो पूरा उनको उसका अपना अध्ययन करके उनके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो रिपोर्ट क्या प्रस्तुत होगी वो तो समय बताएगा,
लेकिन ये सबको आंखों के सामने दिख रहा है, सब देख रहे हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उसके बाद भी लोगों की खामोशी, क्या मान लिया जाए कि पूरे तालाब में भांग घुल गई है? ऐसा नहीं है। चुप्पी टूटेंगी, निश्चित तौर पे टूटेंगी, जब लोगों को अपने जीवन के अस्तित्व पे संकट सामने आता है। शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि बिजली महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये समझ में आएगा कि जंगल नहीं रहेगा तो सांसों का संकट होगा। बिजली तो फिर भी हम बिना बिजली के जीवन चल सकता है, सांसों के बिना जीवन नहीं चल सकता। और ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है वो सांसें आप स्थायी रूप से नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि ये बात लोग समझेंगे और समझ भी रहे हैं, इसीलिए हसदेव पर मुखरता से बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे एक व्यापक रूप से इन मुद्दों पर समाज खुलकर सामने आएगा, ये ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल नहीं तो फिर वो है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, तो सब कुछ लुट जाए इससे पहले ही हमको होश में आना पड़ेगा। विकास तो हो लेकिन विनाश की बिना पर नहीं, ये अवधारणा जो हमारे बुजुर्गों ने दी है कि आप प्रगति करें, लेकिन प्रगति का मतलब ये नहीं होता कि आप गति इतनी बढ़ा दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से में या आपकी पीढ़ी के हिस्से में विनाश आए। तो वो वैसा विकास नहीं बल्कि संतुलित विकास की आवश्यकता है। तो इस विषय में प्रदेश सरकार के नुमाइंदों से, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इस विषय में कोई चर्चा आप लोगों की या आप जैसे जो संगठन जो सक्रिय हैं उनकी कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, हम लोग तो लगातार संवाद पे विश्वास रखते हैं और उसी संवाद पे विश्वास रखते हुए हम 300 किलोमीटर पैदल चल के राजधानी पहुंचे थे। लेकिन दुखद रूप से प्रदेश के मुखिया संवाद नहीं करना चाह रहे थे। राज्यपाल ने संवाद किया और राज्यपाल के संवाद के दबाव में अंततः फिर जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बातचीत की गई। लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे और अब खुद स्वयं के जो राजनीतिक दल के रूप में, विपक्ष के रूप में जो वादे उन्होंने हसदेव के लोगों के साथ किए हैं उनको पूरा करे। संविधान और कानून के पालन की जो शपथ ली गई है उनका पालन करे और छत्तीसगढ़ के संरक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और यहाँ के वन समृद्ध वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कार्य करना है वो कार्य करे। और इसके लिए जहां पे भी चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम तो संवाद करने के लिए दिल्ली भी पहुंच गए थे और राहुल जी के साथ भी संवाद किया। तो हम हमेशा संवाद के रास्ते हमारे खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे। बुलडोज करके लोगों के अधिकारों को यदि कुचलेंगे तो आक्रोश बढ़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही एक सबसे बेहतर जरिया है। तो हम अभी भी तैयार हैं कि संवाद के साथ रास्ता निकले, लेकिन हसदेव बचना चाहिए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, देश की नहीं दुनिया की जनता चाहती है, आम आदमी यही चाहता है, जो पर्यावरण को समझता है, जो वृक्षों के महत्व को समझता है, जो वृक्षों को अपना पूर्वज मानता है, जो वृक्षों को अपनी संतति मानता है, वो इस बात को समझता है। और मुझे लगता है कि आज नहीं कल नेताओं को भी, सब लोगों को समझ में आएगा जो उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भागीदार हैं। लेकिन बस यही है, समय की बात है कि जल्दी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आना तो पड़ेगा हमको वापस। खैर, आज हम अपने खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आलोक जी, आप बहुत व्यस्त है इस समय, जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के आप मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते व्यस्तता काफी है आपकी, और आप व्यस्त रहे, लेकिन वो व्यस्तता आपकी जो है किसी मुकाम तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ को बचाने में आप जो अपना धर्म निभा रहे हैं, उस धर्म में आपको ईश्वर कामयाब करें, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।